क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे अकेले सदा के लिए? क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी भी रहम नहीं आई? तुम खुद तो कहती थी कि तुम मुझसे इश्क करती हो, फिर वो इश्क कैसे भुला दिया? क्यों अपना दिल संगमरमर का बना लिया और मुझे बिलखता छोड़कर चली गई? वापस लौट आओ प्रिया, मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ। तुम्हारे बिना मैं नामुकम्मल हूँ। तुम्हारी राह निहारते मेरी आंखें थक चुकी हैं। इस घर का सन्नाटा मुझे चीरने को दौड़ता है। वो दुश्मन सरीखे कमरे में उसी के पलंग पर बैठकर उसके तकिए को दिल से लगाकर आज वो फूट फूट कर रोया। वो जो कभी कहता था कि मैं उस लड़की से कभी इश्क नहीं कर सकता, आज पूरी तरह उसके इश्क में गोते खा चुका था। काश उसने उसके इश्क को नकारा न होता तो आज वो उसकी गोद में होती, उसके दिल का आराम उसके करीब होता। अम्मी, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश पूरी न कर पाया, तुम्हारी प्रिया का ख्याल न रख सका। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, किसी दिन प्रिया को अवश्य तलाश लूँगा और उसे वही इश्क वही आदर दूँगा जो तुम्हारी मंशा थी। वो आंखें बंद करके पलंग के सिरहाने से लगकर बैठ गया। उसे वो पल याद आने लगे जब वो प्रिया से निकाह की बात पर बुरी तरह उखड़ गया था। उस दिन वो अपने विशाल कार्यालय की सर्द हवा में काम में मशगूल था। उसकी अंगुलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से नाच रही थीं। तभी अचानक उसके फ़ोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर अम्मी का नाम झिलमिला रहा था। एक लम्हे को उसके होंठों पर हंसी फैली, जैसे कोई सुखद खबर की आशा हो। उसने झट से कॉल रिसीव की। हेलो अम्मी, आप कैसे हैं? आरव ने प्रसन्न होकर पूछा। हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बल्कि सुनाओ नहीं, बताओ, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कितनी गलत बात है आरव, तुम मुझसे मिले बगैर ही कार्यालय चले गए। मीना जी की आवाज़ में स्नेह था और साथ में हल्की शिकायत भी। अम्मी, क्षमा करना, मैं जल्दबाजी में था। मैं आपके कमरे में आया था मगर आप सो रही थीं, वरना ऐसा कभी नहीं होता। कार्यालय जाने से पहले अपनी अम्मी का चेहरा ना देखूं। उसकी आवाज़ में अम्मी के लिए सिर्फ प्रेम था। अच्छा, ये बताओ कॉल क्यों की? सब कुशल तो है? आरव ने हल्की चिंता से पूछा। मीना जी कुछ क्षण खामोश रहीं, जैसे शब्द चुन रही हों। आरव बेटे, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन तुम काम में इतने उलझे थे कि बात नहीं हो सकी। अभी अपने काम समेट लो, फिर मेरे पास शांति से बैठना, तब मैं आराम से बताऊंगी। अभी कहना उचित नहीं लगता। मीना जी के लहजे में कुछ ऐसा था कि आरव ठहर गया। निश्चित रूप से कोई गहन मुद्दा था जो अम्मी सोचकर कहना चाहती थीं, और आरव को खतरे का एहसास हुआ। आरव ने गंभीर होकर कहा, अम्मी, आप बेझिझक बोलिए। अगर कुछ मन में है तो अभी कह दीजिए, वरना आप सारा दिन इसी में उलझी रहेंगी। उसके पास सिर्फ अम्मी ही तो थीं। उसके अब्बू का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और वो अपनी अम्मी को किसी भी तरह की फ़िक्र में नहीं देखना चाहता था। मीना जी ने सुनकर कुछ पल मौन रहीं, फिर संकोच से बोली, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि मेरी बात को टालोगे नहीं, शांत चित्त से विचार करोगे और फिर निर्णय दोगे। आरव के माथे पर चिंता की रेखाएं उभरीं। न जाने क्यों उसे कोई अज्ञात भय लग रहा था। फिर भी उसने स्वर शांत रखकर कहा, हाँ अम्मी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखो बेटे, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी लक्ष्मी मौसी की बेटी प्रिया हमारे साथ आ गई है। अब वो परिपक्व हो गई है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। ऐसी युवा लड़की को घर में बिना किसी संबंध के नहीं रखा जा सकता, और उसके सिवा उसका कोई आसरा भी नहीं। वो मेरी बचपन की दोस्त की बेटी है, मैं उसे यूं असहाय नहीं छोड़ सकती। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? स्पष्ट बोलिए। प्रिया को हमारे घर में क्या समस्या है? वो अभी अध्ययन कर रही है, उसे शांति से पढ़ने दीजिए। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आरव को अम्मी की बात की गहराई नहीं समझ आ रही थी। बात वो नहीं है आरव, अगले महीने वो पूरे 16 की हो जाएगी और युवा लड़की को घर पर यूं नहीं बैठाया जा सकता जबकि घर में खुद एक युवा बेटा मौजूद हो। लोग 100 तरह की अफवाहें फैला सकते हैं। मुझे लगता है तुम दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। उसके माता पिता नहीं हैं, सिर पर कोई संरक्षक नहीं। मेरी सेहत रोज़ बिगड़ती जा रही है। खुदा न करे अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, इसलिए मैंने तय कर लिया है, इस रविवार को तुम दोनों का निकाह करवा दूंगी। मीना जी की बात सुनकर आरव का चेहरा फीका पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अम्मी ऐसा बोल सकती हैं। वो सीधा बैठा और आश्चर्य से बोला, अम्मी, आप क्या कह रही हैं? प्रिया की उम्र मात्र 16 है। आपको ये विचार कैसे आया? और मैंने उसे कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं। वो मेरे लिए एक नन्ही बच्ची सी है। मीना देवी ने कोमलता से समझाने की कोशिश की, बेटे, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारा निकाह तो मुझे करना ही है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाऊं तो मुझे संतोष मिलेगा। प्रिया की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और अब मैं उसके बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का यकीन नहीं।
ऐसी लड़की को तुम्हारे साथ बिना संबंध के छोड़कर मरना नहीं चाहती। अम्मी, आप ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हैं? खुदा न करे आपको कुछ हो, आप सदा हमारे साथ रहेंगी। प्रिया की बात है तो मैं उसके बारे में ऐसा विचार भी नहीं ला सकता। उसे अच्छे से शिक्षा लेने दें, बाद में हम मिलकर उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, एक अच्छे ख़ानदान में उसका निकाह करके। आरव का मन विचलित हो गया था। अम्मी की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। यही तो मुश्किल है आरव, मैं उसे और अधिक घर पर नहीं रख सकती। अगर मेरी अपनी बेटी होती तो ठीक, लेकिन युवा बेटे के साथ ऐसी लड़की को नहीं रखा जा सकता। मेरी विवशता समझो। अब वो परिपक्व हो रही है और ये संबंध हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उचित रहेगा, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों निकाह कर लो तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आरव के लहजे में क्रोध आ गया। माफ़ कीजिए अम्मी, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरासर गलत है। प्रिया अब भी नादान है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने अरमान हैं। आपने ये निर्णय कैसे ले लिया? ना जाने उसकी आंखों में कितने सपने पल रहे हैं। हम क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करें? मैं 26 का परिपक्व पुरुष हूँ और वो सिर्फ 16 की। आपको क्या हो गया है? आप इस संबंध के बारे में विचार भी कैसे कर सकती हैं? वो क्रोध से उबल पड़ा। आरव, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखो, मेरी भी कुछ विवशताएं हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि प्रिया की जिम्मेदारी कोई और संभाल ले, लेकिन तुम जानते हो उसके परिवार में कोई नहीं। मायके वालों ने तो संबंध तोड़ लिए, अब सारी जिम्मेदारी हम पर है। मीना जी ने समझाने का पूरा प्रयास किया और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मजबूत बंधन में बंध जाओ, ताकि मुझे उसके भविष्य की फिक्र न रहे, और अब भी निकाह के लिए सहमत हो जाओ। निकाह के बाद मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। जब तक वो 18 से 19 की न हो जाए, तुम उसे अमानत समझकर रखना। वो बातों में आरव को समझाना चाहती थी और अम्मी के इस नए दर्शन पर आरव को गुस्सा आया। भला निकाह के बाद पति पत्नी अलग रह सकते हैं? अम्मी निकाह के बाद भी नई परीक्षा लेना चाहती थी। अम्मी, ये ज़िंदगी का मामला है। मैं इस संबंध के लिए तैयार नहीं और प्रिया के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आरव का लहजा और कड़ा हो गया। बेटे, मैं जानती हूँ तुम क्रोधित हो, लेकिन हमारे निर्णय का आदर करो। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हारा भला बुरा समझ सकती हूँ। मीना देवी ने संयम से कहा। आदर अम्मी, ये किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। मैं ये संबंध कभी कबूल नहीं कर सकता और न प्रिया को इसमें उलझने दूंगा। आरव ने क्रोध और दृढ़ता से कहा और अगले ही पल फ़ोन काट दिया। मीना जी ने लंबी सांस ली और चुप हो गई, जबकि आरव का दिल क्रोध और असहायता से भर गया। वो कुर्सी पर बैठकर विचार करने लगा कि कैसे अम्मी को समझाए और प्रिया को इस स्थिति से बचाए। उसकी आंखों के सामने अबोध प्रिया का चेहरा घूम गया, जिसमें अभी भी बालपन कूट कूट कर भरा था। जब भी वो कार्यालय से लौटता, उसके लिए चॉकलेट ज़रूर लाता। जिस दिन नहीं लाता, वो नाराज़ होकर मुंह फुला लेती और आरव को घंटों मनाना पड़ता। वो अबोध लड़की पिछले 5 वर्षों से मीना जी और आरव के साथ रह रही थी और इन्हीं को अपना सब कुछ समझ बैठी थी, और आज अम्मी की अनोखी बात उसके दिल में ज्वाला भड़का चुकी थी। मीना जी सिर झुकाए विचारों में खोई थीं। उनका दिल आरव की कड़ी बातों से बोझिल हो गया था। वो बार बार यही सोच रही थी कि बेटे को इस संबंध के लिए कैसे राज़ी करें। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रिया किताबें लेकर अंदर आई। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे, चेहरा अबोधता से भरा। बड़ी बड़ी आंखों में नन्हे बच्चे सी सरलता और अबोधता भरी थी, और उसके होठों पर हल्की मुस्कान जो सदा बनी रहती थी। मीना जी ने गहन नज़र प्रिया पर डाली। ये लड़की उन्हें अपने दिल के बहुत नज़दीक लगती थी। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने अपनी बेटी की कमी प्रिया से पूरी की थी, लेकिन हाल के दिनों में उनकी सेहत खराब रहने लगी थी और उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र प्रिया की सताती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्रिया का क्या होगा? यही सोचकर उनका दिल व्याकुल रहता था, और काफ़ी चिंतन के बाद उनके मन में यही विचार आया कि प्रिया और आरव का निकाह कर दें। यद्यपि आरव प्रिया से पूरे 10 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नज़र नहीं आ रहा था। प्रिया ने मीना जी को उदास बैठे देखा तो फौरन उनके पास आ गई। मीना जी सोफे पर व्यथित बैठी थीं। किताबें साइड रखकर वो ज़मीन पर उनके घुटनों से लगकर बैठ गई। कोमलता से उनके हाथ थामते हुए बोली, मौसी, आप दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? मीना जी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में व्यथा साफ झलक रही थी। कुछ नहीं बेटी, बस यूं ही थोड़ी व्याकुल हूँ। प्रिया ने मोहब्बत से उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मौसी, आप अपनी व्यथा मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मीना जी ने लंबी सांस ली और धीमे से बोली, बेटी, तुम जानती हो ना,
मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन में बुरे बुरे विचार जन्म लेते हैं और मैं तुम्हारे बारे में भयभीत हो जाती हूँ, बस तुम्हें सदा सुरक्षित रखने के लिए। मैंने सोचा कि तुम्हारा और आरव का निकाह कर दूँ। तुम्हारे और उसके संबंध से मुझे आराम मिलता है, लेकिन आरव ने इनकार कर दिया है। तुम जानती हो ना प्रिया, तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम गलत हाथों में पड़ो। मुझे आरव पर पूरा यकीन है, अगर तुम्हारा निकाह उससे हो जाता है तो वो तुम्हें सदा प्रसन्न रखेगा। मीना जी की बात सुनकर प्रिया भी स्तब्ध रह गई। उसने तो कभी निकाह जैसे संबंध के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था और वो हालात की संवेदनशीलता को समझने लगी थी। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। शायद मीना जी जो कह रही हैं वो अपने हिसाब से सही कह रही हैं। अभी मीना जी का हाथ उसके सिर पर था जो उसे माँ सरीखा प्रेम देती थी। खुदा न करे अगर मीना जी उसकी ज़िंदगी से चली गईं तो उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई न होता। ये सोचकर ही उसके जिस्म में भय की सिहरन दौड़ गई। लेकिन आरव के साथ निकाह का नाम सुनकर उसका दिल बुरी तरह व्याकुल भी हो उठा। मीना जी के हाथ छोड़कर अब वो अपने हाथों को आपस में मलते हुए अपनी व्याकुलता छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो मीना जी की नज़रों से ओझल न रह सकी। प्रिया, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है मेरी लाडली। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी उम्र निकाह की नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है आरव कभी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचाएगा, सदा तुम्हारी इच्छाओं का आदर करेगा। बस यही सोचकर मैंने इस संबंध के बारे में विचार किया था। प्रिया ने धीमे से पूछा, उन्होंने इनकार क्यों किया मौसी? क्या वो मुझसे खफा हैं? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? क्या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती? मैं तो सदा उनकी हर बात का पालन करती हूँ, उनके हर कार्य में सहायता करती हूँ और उन्हें मेरी हर छोटी बात से खुशी मिलती है। हो सकता है वो मुझसे इसलिए नाराज़ हों क्योंकि मैं रोज़ उनसे कुछ ना कुछ खाने को मांगती रहती हूँ। कल भी वो मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए थे तो मैंने उनसे बहुत लड़ाई की थी। प्रिया अपनी अबोधता में अपनी ओर से अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी और मीना जी को उसकी अबोधता पर भरपूर प्रेम आया। नहीं बेटी, वो तुमसे खफा नहीं है, बस वो ये संबंध नहीं चाहता। उसका कहना है कि तुम अब भी नादान हो और ये सब तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। प्रिया ने अबोधता से कहा, मौसी, मैं उनसे चर्चा करूंगी। मुझे विश्वास है वो मुझे मना नहीं करेंगे। वो मुझसे स्नेह करते हैं। वो अपनी मौसी को व्यथित नहीं देख सकती थी। उसने उस महिला का प्रेम और देखभाल बचपन से अनुभव किया था। मीना देवी की आंखें आंसुओं से भर आईं। बेटी, मैं जानती हूँ वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये मामला इतना सरल नहीं। आरव बहुत हठी है और जब वो कोई बात ठान ले तो उसे मनाना कठिन हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस संबंध की वजह से कोई व्यथा हो। आरव के इनकार से मैं बहुत व्याकुल हूँ, लेकिन मैं उसे जबरन नहीं करना चाहती। मीना जी ने असहायता से प्रिया को सीने से लगा लिया। बेटी, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि सब कुशल हो जाए। मुझे तुम पर फख्र है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दर्द मिले, कोई व्यथा पहुँचे। प्रिया ने उन्हें ज़ोर से गले लगाते हुए कहा, मौसी, आप फिक्र न करें, सब कुछ कुशल हो जाएगा, आप बस दुआ करें। लेकिन मीना जी लंबी सांस लेकर रह गईं। वो जानती थीं कि आरव कितना हठी और क्रोधी है और ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। वो कभी उनकी इस बात को नहीं मानेंगे जो वो चाहती थीं। रात का वक्त था जब आरव घर लौटा। उसकी नज़र लॉन में बैठी उस अबोध चेहरे पर पड़ी। प्रिया टीवी पर कार्टून देख रही थी। शायद वो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर अबोधता की एक अलग चमक थी। बड़ी बड़ी आंखों में जीवंत इंसान की चमक थी। वो दुनिया की कड़वी हकीकतों से अनभिज्ञ बस अपनी मस्ती में थी। पता नहीं अम्मी के मन में कौन सा शैतान घुस आया है जो इतना गलत निर्णय ले बैठी हैं। लेकिन जो भी हो, मैं अम्मी की इस बात को नहीं मान सकता। आरव प्रिया को देखते हुए मन ही मन कह रहा था। फिर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके नज़दीक आया। वो 22 साल का सुंदर मजबूत व्यक्तित्व वाला पुरुष था जो शायद किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। वो अपने लिए एक समझदार हमउम्र लड़की चाहता था जो उसके साथ कदम मिलाकर चले, उसकी मुश्किलों को समझे। जहाँ प्रिया कहीं भी फिट नहीं बैठती थी, वो किसी कम उम्र लड़की को कैसे अपना जीवन साथी मान सकता था। उसे तो एक बुद्धिमान लड़की चाहिए थी, कोई ऐसी जो उसके स्वभाव से मेल खाए, न कि कोई बच्ची जो दुनिया की कड़वी हकीकतों से बेखबर हो। तुम अब तक जाग रही हो? आरव ने प्रिया से पूछा। उसकी आवाज़ में नरमी थी। प्रिया ने प्रसन्न होकर सिर उठाया। अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला, वो चहक कर बोली। फिर मुस्कुराते हुए कहा, मौसी सो गई थी तो मैं कार्टून देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी अबोधता में सरलता थी। आरव ने कुछ पल प्रिया को ध्यान से देखा और फिर नर्म लहजे में कहा, भोजन कर लिया?
प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ कर लिया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। फिर सोचा कि आपका ही इंतज़ार कर लूँ, इसलिए नीचे आ गई थी। वो कुछ पल मौन रहा, फिर उसकी नज़रें प्रिया के चेहरे पर टिक गईं, जैसे कुछ विचार कर रहा हो। अच्छा, अब तुम जाओ अपने कमरे में और आराम से सो जाओ। मैं आ गया हूँ ना, कहते हुए उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए। लेकिन अचानक प्रिया ने साहस करके पूछा, आपसे एक सवाल पूछूं? आरव ने सिर हिलाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। प्रिया भी उसके पास बैठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, आप ये संबंध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मौसी बहुत व्याकुल हैं। आरव की नज़रें एकदम बदल गईं। वो कुछ पल मौन रहा। उसके मन में कई बातें उमड़ घुमड़ रही थीं, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को संयमित रखा ताकि प्रिया की अबोधता को ठेस न पहुँचे। प्रिया, तुम बहुत नादान हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरा और अम्मी का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और रात भर टीवी देखना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम मुझसे बहुत डांट खाओगी। प्रिया की आंखों में हल्की संकोच आई, लेकिन उसने साहस जुटाकर आगे कहा, मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन मौसी के बारे में तो सोचिए। वो बहुत व्याकुल हैं और मैं आपको कभी व्यथा नहीं दूंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी आवाज़ में अबोधता थी और प्रिया की बात पर आरव का दिल जैसे रुक सा गया। शायद आरव को एहसास नहीं था कि वो क्या कह रही है। वो अपनी अबोधता में इतनी बड़ी बात कह गई। आरव ने कठोरता से कहा, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो प्रिया? लगता है मौसी के साथ साथ तुम्हारे मन में भी कोई शैतान सवार हो गया है। इस संबंध की हकीकत नहीं समझी? तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उसकी आवाज़ में बेरुखी और क्रोध था जिसने प्रिया को आहत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कुछ नहीं कह पाई। दिल में व्यथा थी कि आरव ने उसे इतनी कठोरता से डांटा और ना समझ रहा था। वो चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे से आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा थी, दिल में हल्की सी कोमलता भी, लेकिन वो प्रिया को उसकी उम्र के अनुसार ही देख रहा था, जिसकी देखभाल करना वो आवश्यक समझता था। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर उसे व्यथा भी हुई थी। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बात ही ऐसी थी कि अनिच्छा से भी क्रोध करना पड़ा। प्रिया अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रो पड़ी। आरव ने सोफे की बैक पर सिर टिका दिया। उसे ज़रा भी अनुमान नहीं था कि उसकी अम्मी उससे इस तरह की बातें करेंगी। वो असहाय होकर अपने कमरे की ओर चला। प्रिया के कमरे से उसे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसका मन किया कि जाकर प्रिया को मना ले और उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि प्रिया के ज़्यादा नज़दीक रहना ठीक नहीं। शायद उसके ज़्यादा लाड़ प्यार और देखभाल की वजह से प्रिया के दिल में उसके लिए पसंद के भाव उभरने लगे हैं। वो युवावस्था की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और जिस उम्र में प्रिया थी वो उम्र लड़कियों के लिए बहुत जोखिम भरी होती है। उसने निर्णय लिया कि वो प्रिया से दूरी बनाना शुरू कर देगा। यही सोचकर वो प्रिया के पास नहीं गया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन काफ़ी देर तक उसे प्रिया की सिसकियां व्याकुल करती रहीं। अगली सुबह आरव अपने कमरे में चुपचाप नाश्ता कर रहा था। रोज़ाना वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता था, लेकिन घर में चल रही बातों से बचने के लिए उसने अपने कमरे को ही चुना था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके कार्यालय के लिए निकलना चाहता था। आज उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी थी जिसमें शामिल होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक था। वो अब भी नाश्ते में मशगूल था कि अचानक मीना जी की आवाज़ सुनाई दी। आरव, नाश्ता करके तुरंत बाहर आओ, तुमसे आवश्यक बात करनी है। उनके हाव भाव देखकर आरव का निवाला गले में अटक सा गया। डाइनिंग टेबल पर मीना जी और आरव के बीच खामोशी छाई हुई थी। टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन माँ बेटे के दिलों में बीती रात की बातें गूंज रही थीं। मीना जी ने हल्के से गला साफ करके चुप्पी तोड़ी। आरव, नाश्ता ठीक से करो। ये नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मुझे पता है कि तुमने कमरे में ठीक से नहीं किया, तुम्हें पूरे दिन काम करना होता है, उन्होंने नरमी से कहा। आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी अम्मी, मैं कर रहा हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद मीना जी ने साहस जुटाकर बात शुरू की। मैंने कल जो बात की थी उसके बारे में तुमने कुछ विचार किया? मीना जी जैसे अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थीं कि वो अपने निर्णय से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। आरव ने चम्मच रखकर उनकी ओर देखा। अम्मी, मैंने कहा था ना कि इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा। प्रिया अभी बहुत नादान है और मैं इस संबंध के लिए सहमत नहीं हूँ। मीना जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बेटे, ये बात नहीं है आरव, अगले महीने वो पूरे 16 की हो जाएगी और जवान बच्ची को घर पर बिठाकर नहीं रख सकते।
जबकि मेरे घर में खुद एक जवान बेटा मौजूद हो। लोग 100 तरह की बातें बना सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों का विवाह हो जाना चाहिए। उसकी माँ नहीं है, सिर पर कोई संरक्षक भी नहीं है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी है। भगवान ना करे अगर मुझे भी कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। इसीलिए मैंने तय कर लिया है, इस रविवार को तुम दोनों का विवाह करवा दूंगी। आरव के लहजे में गुस्सा और बेचैनी आ गई। सॉरी अम्मी, मैं ये नहीं मान सकता क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। प्रिया भी छोटी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसके अपने सपने हैं। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? ना जाने उसकी आंखों में कौन कौन से सपने बसे थे और हम क्यों उसकी ज़िंदगी को तबाह करें। मैं एक 26 साल का मैच्योर मर्द हूँ और वह सिर्फ 16 साल की। आपको क्या हो गया है? आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो अचानक गुस्से से भड़क उठा था। यह बात उसके लिए असहनीय थी। आरव, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखो, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि प्रिया की जिम्मेदारी कोई और उठा ले, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो उसके दहाल में कोई है नहीं, और ननिहाल वालों ने तो उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए हैं। अब ऐसे में ले देकर उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रह जाती है। मीना जी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंध जाओ ताकि मुझे उसके भविष्य की चिंता ना करनी पड़े। और फिलहाल तुम उससे शादी के लिए राज़ी तो हो जाओ। शादी के बाद मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जब तक वह 18 से 19 साल की नहीं हो जाती, तुम खुद उसकी सुरक्षा करना एक अमानत समझकर। वह बातों बातों में आरव को कुछ समझाना चाहती थी और अपनी अम्मी के नए फ़लसफ़े पर आरव को गुस्सा आया था। भला शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह पाते हैं? उसकी अम्मी शादी के बाद भी उसे एक नए इम्तिहान में डालने की बात कर रही थी। अम्मी, यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं प्रिया के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। आरव का लहजा और भी सख्त हो गया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हें हमारे फैसले का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा बुरा अच्छे से सोच समझ सकती हूँ। मीना देवी ने धैर्य से कहा। सम्मान अम्मी? यह किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही प्रिया को इसमें फंसने दूंगा। आरव ने गुस्से और दृढ़ता से कहा और अगले ही पल फ़ोन काट दिया। मीना जी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बैठ गई, जबकि आरव का दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। वह अपनी कुर्सी पर बैठा सोचों में डूब गया कि कैसे वह अपनी अम्मी को समझाए और प्रिया को इस स्थिति से बचाए। उसकी आंखों के सामने मासूम सी प्रिया का चेहरा घूम गया, जिसके अंदर बचपना अब तक कूट कूट कर भरा था। जब भी वह ऑफिस से जाता, उसके लिए चॉकलेट लेकर ज़रूर जाता था। जिस दिन वह उसके लिए चॉकलेट लेकर ना जाता, वह गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और आरव को उसे कई कई घंटे तक मनाना पड़ता था। वह मासूम सी लड़की पिछले 5 सालों से मीना जी और आरव के साथ रह रही थी और इन्हीं लोगों को अपना सब कुछ मान बैठी थी, और आज उसकी अम्मी की अनोखी सी बात उसके दिल में आग लगा चुकी थी। मीना जी सिर झुकाए अपनी सोचों में गुम थी। उनका दिल आरव की सख्त बातों से भारी हो गया था। वह बार बार यही सोच रही थी कि अपने बेटे को इस रिश्ते के लिए कैसे मनाएं। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रिया हाथों में किताब ली अंदर आई। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में एक नन्हे बच्चे जैसी सादगी और मासूमियत भरी हुई थी, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान जो हमेशा बनी रहती थी। मीना जी ने गहरी नज़र प्रिया पर डाली थी। यह लड़की उन्हें अपने दिल के बेहद करीब महसूस होती थी। यह कहना गलत ना होगा कि उन्होंने अपनी बेटी की कमी प्रिया से ही पूरी की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता प्रिया की ही सताती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्रिया का क्या होगा? यही सोच सचकर उनका दिल परेशान रहता था, और काफ़ी सोच विचार के बाद उनके दिमाग में यही ख्याल आया था कि प्रिया और आरव की शादी कर दी जाए। हालांकि आरव प्रिया से पूरे 10 साल बड़ा था, लेकिन उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा चारा नज़र भी नहीं आ रहा था। प्रिया ने मीना जी को उदास बैठे देखा तो तुरंत उनके पास आ गई। मीना जी सोफे पर परेशान से बैठी थी। किताबें एक तरफ रखकर वह ज़मीन पर उनके घुटनों के साथ लगकर बैठ गई। नरमी से उनके हाथ थामती हुई बोली, मौसी, आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ? मीना जी ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही थोड़ी सी परेशान हूँ। प्रिया ने प्यार से उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मौसी, आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मीना जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, बेटा, तुम जानती हो ना,
मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल में बुरे बुरे ख्याल जन्म लेने लगते हैं और मैं तुम्हारे बारे में डर जाती हूँ। बस तुम्हें हमेशा के लिए सुरक्षित करके अपने घर में रखने के लिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और आरव की शादी कर दूँ। तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में सोचकर मुझे सुकून मिलता है, लेकिन आरव ने इनकार कर दिया है। तुम जानती हो ना प्रिया, तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत हाथों में जाओ। मुझे आरव पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मीना जी की बात सुनकर प्रिया भी दंग रह गई थी। उसने तो कभी शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था और वह हालात की नाजुकता को समझने लगी थी। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। शायद मीना जी जो कहना चाह रही हो कि वह अपने हिसाब से सही कह रही थी। अभी मीना जी का हाथ उसके सिर पर था, जो उसे बिल्कुल मां जैसी मोहब्बत करती थी। भगवान ना करे अगर मीना जी उसकी ज़िंदगी में ना रहती तो उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई भी ना होता। उस वक्त उसका क्या होता, यह सोचकर ही उसके बदन में डर के मारे सिहरन सी दौड़ गई थी। लेकिन आरव के साथ शादी का नाम सुनकर उसका दिल बुरी तरह बेचैन भी हो उठा था। मीना जी के हाथ छोड़कर अब वह अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी बेचैनी छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जो मीना जी की नज़रों से छुपी न रह सकी। प्रिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आरव कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों का सम्मान करेगा। बस यही सोचकर मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचा था। प्रिया ने धीरे से पूछा। उन्होंने इनकार क्यों किया मौसी? क्या वह मुझसे नाराज़ हैं? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? क्या मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती? मैं तो हमेशा उनकी हर बात मानती हूँ, उनके हर काम में हाथ बटाती हूँ और उन्हें मेरी हर छोटी चीज़ से खुशी मिलती है। हो सकता है वह मुझसे इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं उनसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने को मांगती रहती हूँ। कल भी वह मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं लाए थे तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया था। प्रिया अपनी मासूमियत में अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने की कोशिश कर रही थी और मीना जी को उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आया था। नहीं बेटा, वह तुमसे नाराज़ नहीं है, बस वह यह रिश्ता नहीं चाहता। उसका कहना है कि तुम अभी छोटी हो और यह सब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। प्रिया ने मासूमियत से कहा। मौसी, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे यकीन है वह मुझे मना नहीं करेंगे। वह मुझसे प्यार करते हैं। वह अपनी मौसी को उदास नहीं देख सकती थी। उसने उस औरत का प्यार और देखभाल बचपन से ही महसूस किया था। मीना देवी की आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। बेटा, मैं जानती हूँ वह तुमसे स्नेह करता है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं। आरव बहुत ज़िद्दी है और जब वह कोई बात ठान ले तो उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस रिश्ते की वजह से कोई तकलीफ़ हो। आरव के इनकार से मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं उसे मजबूर भी नहीं करना चाहती। उन्होंने बेबसी से प्रिया को गले लगा लिया। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दुख मिले, कोई तकलीफ़ पहुँचे। प्रिया ने उन्हें कस कर गले लगाते हुए कहा। मौसी, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। लेकिन मीना जी गहरी सांस लेकर रह गई। वह जानती थी कि आरव कितना ज़िद्दी और गुस्से का तेज़ है और यह उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता था। वह कभी उनकी इस बात को नहीं मानेगा। जो वह चाहती थी उसे वह कभी नहीं करेगा। रात का समय था जब आरव घर लौटा। उसकी नज़र लॉन्स में बैठी उस मासूम चेहरे पर पड़ी। प्रिया टीवी पर कार्टून देख रही थी। शायद वह उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की एक अलग ही चमक थी। बड़ी बड़ी आंखों में जिंदा दिल इंसान की सी चमक थी। वह दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से अनजान, बस अपने आप में मस्त थी। पता नहीं अम्मी के दिमाग में कौन सा शैतान घुसकर बैठ गया है जो इतना गलत फैसला कर बैठी हैं। लेकिन जो भी हो जाए, मैं अम्मी की इस बात को नहीं मान सकता। आरव प्रिया को देखते हुए अपने दिल ही दिल में बात कर रहा था। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आया। वह 26 साल का खूबसूरत मजबूत पर्सनालिटी वाला मर्द था, जो शायद किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। वह अपने लिए एक मैच्योर हम उम्र लड़की चाहता था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसकी परेशानियों को समझ सके। जहाँ प्रिया कहीं भी फिट नहीं बैठती थी, वह किसी कम उम्र लड़की को कैसे अपना जीवन साथी मान सकता था। उसे तो एक समझदार लड़की चाहिए थी, कोई ऐसी जो उसके मिजाज से मेल खाए, न कि कोई बच्ची जो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बेखबर हो। तुम अब तक जाग रही हो? आरव ने प्रिया से पूछा। उसकी आवाज़ में नरमी थी। प्रिया ने खुश होकर सिर उठाया। अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला, वह चहक कर बोली। फिर मुस्कुराते हुए कहा,
मौसी सो गई थी तो मैं कार्टून देख रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी मासूमियत में सादगी थी। आरव ने कुछ पल प्रिया को ध्यान से देखा और फिर नरम लहजे में कहा, खाना खा लिया? प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ खा लिया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही। फिर सोचा कि आपका ही इंतज़ार कर लूँ, इसलिए नीचे आ गई थी। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी नज़रें प्रिया के चेहरे पर टिक गईं जैसे कुछ सोच रहा हो। अच्छा, अब तुम जाओ अपने कमरे में और आराम से सो जाओ, मैं आ गया हूँ ना। कहते हुए उसने अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए, लेकिन अचानक प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, आपसे एक सवाल पूछूं? आरव ने सिर हिलाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। प्रिया भी उसके पास बैठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, आप यह रिश्ता स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मौसी बहुत परेशान है। आरव की नज़रें एकदम बदल गईं। वह कुछ पल चुप रहा। उसके दिल में कई बातें उमड़ने घुमड़ने लगीं, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को काबू में रखा ताकि प्रिया की मासूमियत को ठेस ना पहुँचे। प्रिया, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें यह सब बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। यह मेरा और अम्मी का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। तुम्हें इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और रात भर टीवी देखना बंद कर दो, वरना किसी दिन तुम मुझसे बहुत डांट खाओगी। प्रिया की आंखों में हल्की सी झिझक आई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे कहा, मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन मौसी के बारे में तो सोचिए। वो बहुत परेशान है और मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी और प्रिया की बात पर आरव का दिल जैसे रुक सा गया। शायद आरव को एहसास नहीं था कि वह यह क्या कह रही है। वह अपनी मासूमियत में इतनी बड़ी बात कह गई। आरव ने सख्ती से कहा, यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो प्रिया? लगता है मौसी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी कोई शैतान सवार हो गया है। इस रिश्ते की कोई हकीकत नहीं समझी? तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उसकी आवाज़ में बेरुखी और गुस्सा था जिसने प्रिया को आहत कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए कुछ नहीं कह पाई। दिल में तकलीफ थी कि आरव ने उसे इतनी सख्ती से डांट दिया और ना समझ रहा था। वह चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। पीछे से आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी, दिल में हल्की सी नरमी भी, लेकिन वह प्रिया को उसकी उम्र के हिसाब से ही देख रहा था, जिसकी देखभाल करना वह ज़रूरी समझता था। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर उसे तकलीफ़ भी हुई थी। वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ही ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी उस पर गुस्सा करना पड़ा। प्रिया अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रो पड़ी। आरव ने सोफे की बैग से सिर टिका दिया। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी अम्मी उससे इस तरह की बातें करेंगी। वह बेबसी से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। प्रिया के कमरे से उसे रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसका मन किया कि जाकर प्रिया को मना ले और उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन उसने खुद को समझाया कि प्रिया के ज़्यादा करीब रहना ठीक नहीं। शायद उसके ज़्यादा लाड़ प्यार और देखभाल की वजह से प्रिया के दिल में उसके लिए पसंद के भाव पनपने लगे हैं। वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और जिस उम्र में प्रिया थी वह उम्र लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। उसने सोच लिया था कि वह प्रिया से दूरी बनाना शुरू कर देगा। यही सोचकर वह प्रिया के पास नहीं गया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन काफ़ी देर तक उसे प्रिया की सिसकियां परेशान करती रहीं। अगली सुबह आरव अपने कमरे में चुपचाप नाश्ता कर रहा था। रोज़ाना वह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करता था, लेकिन घर में चल रही बातों से बचने के लिए उसने अपने कमरे को ही चुना था। वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना चाहता था। आज उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग भी थी जिसे अटेंड करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वह अभी नाश्ते में व्यस्त था कि अचानक मीना जी की आवाज़ सुनाई दी, आरव नाश्ता करके फ़ौरन बाहर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर फैले हाव भाव देखकर आरव का निवाला गले में अटक सा गया। डाइनिंग टेबल पर मीना जी और आरव के बीच खामोशी छाई हुई थी। टेबल पर नाश्ता रखा था, लेकिन माँ बेटे के दिलों में बीती रात की बातें गूंज रही थीं। मीना जी ने हल्के से गला साफ करके चुप्पी तोड़ी। आरव, नाश्ता सही से करो। यह नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मुझे पता है कि तुमने कमरे में सही से नाश्ता नहीं किया, तुम्हें दिन भर काम करना होता है, उन्होंने नरमी से कहा। आरव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी अम्मी, मैं खा रहा हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद मीना जी ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। मैंने कल जो बात की थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? मीना जी जैसे अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थी कि वह अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। आरव ने चम्मच रखकर उनकी ओर देखा। अम्मी,
मैंने कहा था ना कि इस बारे में दोबारा बात मत कीजिएगा। प्रिया अभी बहुत छोटी है और मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। मीना जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बेटा, प्रिया बच्ची नहीं रही, अब वह बड़ी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का विवाह हो जाए। क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं? कल भी तुमने फ़ोन पर मुझे इतनी बातें सुना दी थीं और अभी भी तुम लगातार मेरी बात को नकार रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? आरव ने नरमी से कहा। मैं क्यों भूलूँगा अम्मी कि आप मेरी कौन हैं? आप तो मेरा सब कुछ हैं। लेकिन अम्मी, मैंने आपको बताया था कि मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी उम्र की हो और मेरे साथ जीवन के हर फैसले को समझ सके। प्रिया अभी उस उम्र में नहीं है कि वह मेरी जिम्मेदारियों को समझ सके। मीना जी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं, लेकिन प्रिया बहुत मासूम और बहुत प्यारी बच्ची है। वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। तुम उसे अपनी पसंद में ढाल सकते हो क्योंकि अभी वह मासूम है, नादान है। आरव ने अपना धैर्य खो दिया और गुस्से में कहा। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। प्रिया को अपनी ज़िंदगी जीने दो, वह अब भी छोटी है। आप क्यों ज़बरदस्ती इस बात को लेकर बैठी हैं? मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा। आरव, मैं सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए सोच रही हूँ। प्रिया के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा। आरव ने कुर्सी पीछे धकेलते हुए गुस्से से कहा। बस अम्मी, बहुत हो गया। आखिर आपने अपने मन में यह क्या गलत वहम पाल रखे हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? भगवान ना करे आपको कुछ हो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप प्रिया की अच्छी माँ बनकर उसकी परवरिश करें और उसकी उम्र हो जाने पर एक अच्छा घर देखकर उसकी शादी कर दें। इस बात को अब यहीं ख़त्म करें। मैंने अपना फ़ैसला कर लिया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ मुझ पर दबाव डालकर मुझे मजबूर ना करें। मीना जी ने बेटे की ओर बढ़ते हुए कहा। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुम्हारी और प्रिया की भलाई चाहती हूँ। आरव ने सख्ती से कहा। अम्मी, मैं बस आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो गुस्से में उठा और घर से बाहर निकल गया। मीना जी वहीं खड़ी रह गई। उनका हाथ अचानक ही उनके दिल पर चला गया। उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। आज उनका दिल सुबह से ही बहुत उदास हो रहा था। उन्हें लगा जैसे अब सब कुछ रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहा है। अचानक ही उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो निढाल सी होकर कुर्सी पर ढह गई। वो तेज़ी से कदम बढ़ाते आरव को आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो होश खो बैठी, जबकि अम्मी की हालत से बेखबर। आरव गुस्से से घर से बाहर निकला और तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ अपने ऑफिस जा पहुंचा। आरव अपने ऑफिस में काम में व्यस्त था कि अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने देखा कॉल घर की नौकरानी के नंबर से थी। वो हैरान हुआ क्योंकि यह कॉल करने का कोई समय नहीं था। वो भी अभी तो घर से आया था। इतनी जल्दी घर से फ़ोन क्यों आ गया? सब खैरियत तो थी ना? उसका दिल अचानक ही घबरा उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और पूछा, हाँ क्या बात है? दूसरी तरफ से सिसकती हुई आवाज़ आई। मैं प्रिया बोल रही हूँ। मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप भी वहीं आ जाइए। यह सुनते ही आरव का दिल धड़कना भूल गया। उसके दिल में अपनी अम्मी के लिए बेइंतहा प्यार था। बचपन से उसने अपने चारों ओर सिर्फ अपनी अम्मी को ही देखा था। वह जानता था कि उसकी अम्मी ने उसके लिए कभी दूसरी शादी का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया। उसके अब्बू का देहांत बचपन में ही हो गया था और तभी से मीना जी ने ही उसे पाला पोसा था। ये खबर सुनकर उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सांस लेना दुभ होने लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए आरव ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते भर उसके दिमाग में बस अपनी अम्मी की हालत के ही ख्याल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। सुबह तक तो वह नाश्ते की टेबल पर थी, तब उसकी अम्मी बिलखसम ठीक थी। हाँ, वो रो रही थी। उसे याद था कि उसने अम्मी से बहुत कठोर बातें कह दी थीं। यह भी उसे याद था कि शायद उसने अपनी अम्मी को अपनी बातों से कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया था। उसका दिल उसे अंदर ही अंदर कोसने लगा। अम्मी ठीक तो होंगी ना? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, वो तेज़ी से अंदर भागा। उसकी आंखें प्रिया को ढूंढ रही थीं। कुछ ही कदमों की दूरी पर उसने प्रिया को कॉरिडोर में ज़मीन पर बैठे रोते हुए देखा। उसका दिल धक से रह गया। वह फ़ौरन प्रिया के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, मौसी कहाँ है? प्रिया ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखकर सिसकते हुए कहा। आरव जी,
मौसी आईसीयू में है, डॉक्टर कह रहे हैं उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वह दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। आरव तुरंत उनकी ओर भागा। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। देखिए, आपकी अम्मी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उनका दिल सही से काम नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत में सुधार आने में समय लगेगा। यह सुनकर आरव के हाथ कांपने लगे। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वह पास की ही बेंच पर ढेर हो गया। उसके मन में अजीब सा डर समा गया। प्रिया ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वह चुपचाप फर्श को देखता रहा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए अपने आंसू रोके और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि उसकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएं। उसके दिमाग में प्रिया की आवाज़ और मीना जी की हालत बार बार गूंज रही थी। प्रिया ने रोते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आरव ने चौंक कर प्रिया की ओर देखा। इस वक्त वह मासूम सी लड़की गम और सदमे से निढाल थी और उसे सहारा चाहिए था। वह सहारा जो उसे सिर्फ आरव का कंधा ही नजर आ रहा था। उसके आंसू आरव की शर्ट को भिगोने लगे। वो प्रिया को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन ना जाने किस एहसास के तहत उसने अपना हाथ उठाया और प्रिया को अपने करीब कर लिया। उसके सिर को हल्का सा सहलाते हुए उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। बालों को संभालते हुए उसे तसल्ली देने लगा। चुप हो जाओ प्रिया, मौसी को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएंगी। प्रिया उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने उस छोटी सी लड़की को अपनी पनाह में समेट कर तसल्ली दी। काफ़ी देर तक प्रिया रोती रही और आरव की आंखों से भी बेआज आंसू बहते रहे। काफ़ी देर रोने के बाद दोनों का मन हल्का हुआ और फिर वह दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ लगे बैठे रहे। बस यही दुआ करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आरव को अंदर जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि मीना जी बार बार अपने बेटे को याद कर रही थी। उसने कांपते कदमों से आईसीयू का दरवाज़ा खोला। अंदर मीना जी मशीनों से घिरी हुई थी। उनके चेहरे पर बीमारी की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आरव उनके पास जाकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपनी अम्मी को इस हालत में देखकर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? उसने धीरे से पूछा। आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी अम्मी को इस हाल में देखेगा। वो मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। मीना जी ने धीमी आवाज़ में कहा, आरव, मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। यह सुनकर आरव का दिल ज़ोरों से धड़का। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मीना जी ने आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा। बेटा, मुझे प्रिया की बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त प्रिया से शादी कर लो। आरव हैरानी से अपनी अम्मी की ओर देखने लगा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अब भी प्रिया के बारे में सोच रही हैं। यह सब क्यों? मीना जी ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे की ओर देखा। बेटा, प्रिया के पास कोई नहीं है, ना माँ ना बाप। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह कहाँ जाएगी? मैं तुम्हें उसका संरक्षक बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधेरों में डूब जाए। आरव ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी और हम सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। अभी आपकी सेहत सबसे ज़रूरी है। मीना जी ने सिर हिलाते हुए कहा। आरव, बस ये मेरी ज़िद है। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि प्रिया के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। तुम अब भी उससे शादी करोगे और यही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम ये संतोष तो रहेगा कि प्रिया तुम्हारे साथ सुरक्षित है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अम्मी, आप इस समय ऐसी बातें मत करें। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन आपको ठीक होना होगा। मीना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात मान लो। प्रिया छोटी है, लेकिन वह तुम्हारे साथ खुश रहेगी। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही ले सकते हो। आरव ने गहरी सांस लेकर अपनी अम्मी को देखा। ठीक है अम्मी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे वादा करें कि आप खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगी। आप हिम्मत नहीं हारेंगी। मीना जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मुझे सुकून मिल गया। उनकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आरव को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मीना जी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक थी, इसलिए वह उन्हें अस्पताल से घर ले आया था, लेकिन उसने उनकी देखभाल के लिए पूरी तरह खुद को समर्पित कर रखा था। हर वक्त उनके साथ रहना उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी। अपनी अम्मी की देखभाल के लिए उसने एक नर्स का भी इंतज़ाम कर रखा था। डॉक्टर सुबह शाम मीना जी को चेक करने आता था।
वह अपनी अम्मी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके साथ ही मीना जी की इच्छा के अनुसार शादी की तैयारियां भी हो रही थीं और आज प्रिया और आरव की शादी होनी थी। मीना जी बेड पर लेटी थीं, चेहरे पर बीमारी की थकान थी, मगर आंखों में सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनके पास ही आरव बैठा था, उनकी उंगलियों को मजबूती से थामे हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वह खुद से ही लड़ रहा हो। प्रिया, जो सबके लिए मासूम और नादान थी, कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह बस इतना जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह मौसी के सुकून के लिए ज़रूरी है। थोड़ी ही देर में आरव अपनी अम्मी को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर गार्डन एरिया में ले आया। वहीं पर शादी का इंतज़ाम किया गया था और फिर धीरे धीरे आरव और प्रिया की शादी की रस्में संपन्न होने लगीं। मेहमानों के नाम पर उनके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ही मौजूद थे। विवाह पूरा होने के बाद पंडित जी ने आरव और प्रिया को आशीर्वाद देकर सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। मीना जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और वह दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी। आरव ने उनका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया, जैसे अब वह उनके सुकून का सहारा बनने का पूरा इरादा कर चुका था। शादी के बाद मीना जी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रिया को अपने कमरे से भेज दिया था, क्योंकि वह सुबह से उनकी देखभाल कर रही थी और शादी की रस्मों में भी काफ़ी थक चुकी थी। प्रिया को गए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और आरव अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। प्रिया ने चौंक कर आरव की ओर देखा। आरव ने बिना कोई मौका दिए उसका बाजू सख्ती से दबोच लिया। उसकी मजबूत पकड़ प्रिया की नाजुक कलाई पर कस चुकी थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो शब्दों से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। तुम भी यही चाहती थी ना, तो देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, वो गुस्से से बोला। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना प्रिया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अम्मी के लिए की है। जैसे ही वह ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्रिया का दिल धक से रह गया। वो अविश्वास से आरव की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, मगर उसने अपने होठों को भी लिया। वो चाहती थी कि कोई विरोध करे, कुछ कहे, मगर उसकी ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपती हुई सांस लेने लगी। आरव की पकड़ और भी सख्त हुई। ये शादी सिर्फ अम्मी के सुकून के लिए थी, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा आरव, मैंने सिर्फ मौसी की खुशी के लिए यह सब किया। आरव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपना बाजू छोड़ दिया। जैसे ही अम्मी ठीक होंगी यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए। इस रिश्ते को लेकर अपने दिल में कोई खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं। यह कहकर वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर बिना पीछे देखे बोला, मैं अभी अम्मी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, उनके कुछ टेस्ट करवाने हैं। यह कहकर वह बाहर निकल गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया। प्रिया ज़मीन पर बैठ गई। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वह चिल्लाए, रोए, मगर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी रही। 2 दिन बाद अस्पताल के शांत कमरे में डॉक्टर ने आरव को बुलाया। वो ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निपटाकर सीधा अस्पताल आया था। उसकी अम्मी के कुछ और टेस्ट होने थे जिनकी रिपोर्ट आज आ जानी थी, और डॉक्टर के अचानक बुलाने पर उसका दिल धक से रह गया था। खुद को तसल्ली देते हुए वह डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी खामोशी थी, मगर आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी। यह सुनते ही आरव के कानों में जैसे तूफान सा गूंज उठा। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वह मरे मरे कदमों से अपनी अम्मी के कमरे में आ गया। उसने एक नज़र अपनी अम्मी के बिस्तर की ओर देखा, जहाँ सिर्फ खामोशी थी, वह खामोशी जो उसकी दुनिया उजाड़ने वाली थी। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसने होंठ भी लिए, मगर दिल का दर्द काबू में नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली थी और ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश की, मगर अम्मी की जुदाई का गम किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। 2 दिन की गमगीन खामोशी के बाद जब आरव को होश आया तो उसका दिमाग एकदम शून्य था। इन 2 दिनों में प्रिया एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। जिस दिन उसकी अम्मी का देहांत हुआ था उस दिन भी वह कहीं नज़र नहीं आई थी। 2 दिन बाद जब थोड़ा संभला तो उसकी पहली फिक्र प्रिया के बारे में हुई।
वह तेज़ी से उसके कमरे की ओर बढ़ा क्योंकि वह जानता था प्रिया मीना जी से बहुत करीब थी और इस वक्त उसे सहारे की ज़रूरत थी। मगर जब उसने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, बिस्तर साफ था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी, मगर प्रिया का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत नौकरानी को आवाज़ दी। दूसरी आवाज़ पर ही नौकरानी कमरे में आ गई और आते ही उसे एक खत पकड़ा दिया। ये मुझे प्रिया मैम के कमरे की सफाई करते वक्त मिला था। मैं आपको पहले ही देना चाहती थी, लेकिन आप बड़ी मालकिन के जाने से बहुत सदमे में थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। आरव ने जल्दी से खत खोला और पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और आपने कहा था यह रिश्ता सिर्फ आपकी अम्मी के सुकून के लिए है। अब जब मौसी नहीं रही तो यकीनन आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन मैं तलाक का धब्बा अपने माथे पर नहीं सजाना चाहती। मुझे तलाक मत दीजिए, मैं खुद ही दूर जा रही हूँ। आगे आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। यह पढ़ते ही उसकी रगें तन गई और गुस्से की लहर से उसके हाथ कांपने लगे। उसने खत को मुट्ठी में भी लिया और तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। उसके दिल में एक तूफ़ान सा उठ रहा था। प्रिया, यह तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अम्मी ने मरने से पहले तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में इसलिए थमाया था ताकि तुम सुरक्षित रहो, ज़माने की गंदी नज़र से बचकर रह सको, और तुमने वही गलती कर दी। मैं अपनी अम्मी को क्या मुँह दिखाऊंगा? वो खुद से बुदबुदाया। आरव फ़ौरन प्रिया की ट्यूशन टीचर के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, मगर टीचर ने बताया कि प्रिया वहाँ नहीं पहुंची। उसका दिल धड़क उठा। क्या वह आपको कुछ बताकर गई थी? आरव ने बेचैनी से पूछा। नहीं आरव साहब, टीचर ने कहा। वह खुद भी हैरान थी। आरव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह तुरंत उसकी दो सबसे करीबी सहेलियों के घर पहुंचा, मगर वहाँ भी कोई खबर नहीं मिली। हर दरवाजे से खाली हाथ लौटने के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। घर वापस आकर वह बेबसी से सोफे पर गिर गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रिया कहाँ जा सकती है। अब उसे प्रिया की चिंता सताने लगी थी। वही प्रिया जो उसकी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बेबसी से अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाईं, बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए जैसे दुखते सिर को सुकून देना चाहता था। प्रिया का गायब होना उसके दिल को बेचैन कर गया था। मैंने आखिर उसे नज़रअंदाज कैसे कर दिया? वह अब पछतावे में डूब चुका था। वह मेरी बीवी है, मेरी अम्मी की आखिरी अमानत, उसने धीरे से कहा। अब वह प्रिया को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला कर चुका था, मगर बहुत तलाशने के बावजूद कोई पता नहीं चला। वह बिल्कुल बेबस हो चुका था। कई बार तो उसने अकेले बैठकर आंसू भी बहाए। उसकी गैर मौजूदगी ने उसे एहसास दिला दिया था कि वह लड़की आखिर उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। एक मजबूत इंसान कहलाने वाला आरव आज खुद टूट चुका था और उस रात वह प्रिया के कमरे में गया था। उसकी चीज़ों को छूकर उसके एहसास को महसूस करता था। दिन महीने और महीने साल बनते जा रहे थे और प्रिया की मोहब्बत धीरे धीरे उसके पत्थर दिल में अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थी। वह खुद हैरान था कि वह उस लड़की से मोहब्बत कैसे कर बैठा जिसके बारे में कभी उसने इस नज़र से देखा तक नहीं था। आज भी वह प्रिया के बेड पर बैठा उसके तकिए को अपने सीने से भी जैसे उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। लौट आओ प्रिया, मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इतनी सज़ा मत दो मुझे। पूरा 1 साल हो गया है तुम्हें गए हुए। क्या यह सज़ा मेरे लिए काफ़ी नहीं है? वह बुरी तरह रो पड़ा था प्रिया को याद करते हुए। लेकिन प्रिया तो ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दिन, महीने और फिर साल गुजरते चले गए। प्रिया को घर से गायब हुए पूरे 4 साल गुजर चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों पर चश्मा था जो उसकी खूबसूरत रोबदार पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रहा था। इन 4 सालों में वो न सिर्फ और भी ज़्यादा हैंडसम हो चुका था, बल्कि उसके चेहरे पर मैच्योरिटी और आंखों में एक गहरी संजीदगी आ चुकी थी। वह अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक मोबाइल की रिंगटोन ने उसका ध्यान खींचा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ करण था, उसका वफादार नौकर जो पिछले 4 साल से प्रिया को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। साहब, छोटी मालकिन को एक इलाके में देखा गया है। करण की आवाज़ में हैरानी और खुशी दोनों थी। यह सुनकर आरव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? 4 सालों की तकलीफ़ें अब अपनी हद तक पहुंच चुकी थीं। जब करण ने भरोसे के साथ कहा, हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि यह वही है। हालांकि 4 सालों में छोटी मालकिन में बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र में ही उन्हें पहचान गए। साहब, वह प्रिया मैम ही थी। आरव ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, तुरंत एड्रेस भेजो।
जैसे ही एड्रेस मोबाइल पर आया वह तेज़ी से उठा। चेहरा गंभीर था लेकिन दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। आरव ने फौरन गाड़ी निकाली और एड्रेस की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी तेज़ी से सड़कों पर दौड़ रही थी। रास्ते में 4 सालों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। प्रिया के अचानक गायब होने के बाद उसने उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी थी। मगर उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह देश के कई शहरों में लोगों को तैनात कर चुका था ताकि कोई प्रिया की खबर दे सके, और आज 4 साल बाद उसे फिर से उस उम्मीद का सहारा मिला था। गाड़ी गरीब बस्ती की तंग गलियों में दाखिल हुई तो आरव चौंक गया। वह यहाँ कैसे पहुँच सकती है? उसने खुद से सवाल किया। गली के एक मोड़ पर करण उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने आरव को एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। साहब, उन्हें इस घर में जाते देखा गया है। आरव की नज़र उस जर्जर मकान पर टिक गई। दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था और दीवारें बुरी तरह जर्जर हो चुकी थीं। उसने बेताबी से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुला और सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। यह रूपेश था, आरव के घर का पुराना ड्राइवर। आरव को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। प्रिया कहाँ है? का लहजा ठंडा था लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। रूपेश एकदम घबरा गया। नहीं साहब, प्रिया बेटिया हमारे पास नहीं है। उसके हिचकिचाते शब्दों से ही आरव को समझ आ गया था कि वह झूठ बोल रहा है। तो मैंने कब कहा वह तुम्हारे पास है? लेकिन अब तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि वह तुम्हारे ही पास है। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह अचानक दरवाजे के अंदर घुसा और रूपेश का कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ प्रिया कहाँ है? उसकी आवाज़ गुस्से से गूंज उठी थी। रूपेश की पत्नी मीरा, जो 4 साल पहले आरव के घर में नौकरानी थी, हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे पीछे एक लड़की घबराई हुई सी आई, और वह कोई और नहीं बल्कि आरव की पत्नी और उसकी अम्मी की आखिरी निशानी प्रिया ही थी। आरव की पकड़ रूपेश के कॉलर से ढीली पड़ गई। वह अपने सामने प्रिया को देखकर जैसे पत्थर बन चुका था। दिल की धड़कनें बेहिसाब जोरों से धड़क रही थीं। इस चेहरे के लिए वह कितना बेचैन रहा था, कितना तड़पा था, और अब जब वह सामने थी तो वह जैसे अपनी आंखों की प्यास मिटा रहा था। इन 4 सालों में प्रिया 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा थी, लंबे खुले बाल थे और कॉफ़ी रंग की आंखों में वही मासूमियत थी जिसने 4 सालों तक आरव को बुरी तरह बेचैन रखा था। आरव की नज़र जैसे ही प्रिया पर पड़ी, वह बस बिना पलकें झपकाए उसे देखता जा रहा था। समय जैसे थम गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं और आंखों में आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसके होंठ बहुत धीरे से हिले, जैसे आवाज़ तेज़ निकली तो कहीं यह सपना टूट ना जाए और प्रिया फिर उसकी नज़रों से ओझल ना हो जाए। जबकि आरव को सामने पाकर प्रिया की आंखों में डर उभर आया। निश्चित रूप से वह आरव को अपने सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसे आरव से अच्छी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो यही लगा कि आरव अब उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकालकर हर झंझट से आज़ाद होना चाहता है, और इसीलिए उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा है। आरव के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में जो नरमी थी अब वह सख्त गुस्से में बदल चुकी थी। उसने कुछ ही कदमों में फासला तय किया और प्रिया के पास पहुंचकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। प्रिया का नाजुक वजूद झटके को सह नहीं पाया और वह पल भर में ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सदमा और डर के मिले जुले भाव थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आवाज़ गरजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर की दहलीज पार करने की? क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी थी? तुम्हें कोई हक नहीं बनता 4 सालों तक मुझे इस तरह तड़पाने का। तुम्हें एहसास भी है कि मैं एक एक पल में 1000 मौतें मरा हूँ। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बताओ क्यों दी तुमने मुझे इतनी तकलीफ़? उसकी आवाज़ में गहरी नाराज़गी और गुस्सा था, और प्रिया हक्का बक्का थी। आरव ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे उठाकर अपने सामने खड़ा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाने लगा। रूपेश और मीरा बेबस होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। आरव ने किसी पर नज़र डाले बिना प्रिया को अपनी गाड़ी की तरफ खींचा, दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। प्रिया की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोश थे। आरव ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। सड़क पर गाड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी और प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आरव का चेहरा तनाव और गुस्से से भरा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? आखिर क्यों इस लड़की ने मुझे इतनी तकलीफ़ में
घर पहुंचते ही उसने प्रिया को बाजू से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की तरफ खींचता हुआ ले गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने प्रिया को घुमाते हुए एक झटके से छोड़ा था। वो लड़खड़ाते हुए उसके सामने आकर बुरी तरह गिरते गिरते बची थी और आरव उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए गरजा, ये सब क्या है? कहाँ चली गई थी तुम? इन 4 सालों में मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हें जवाब देना होगा। बताओ प्रिया, तुम कहाँ थी? वो और भी ज़ोर से चिल्लाया। इससे पहले ही प्रिया सुबकते हुए उसके सीने से आ लगी। उसके यूं अचानक करीब आने से आरव को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, एक ऐसा सुकून जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने आंखें बंद करके उस सुकून को महसूस किया। सारा गुस्सा झटके में बैठ चुका था। अचानक उसके हाथ उठे और प्रिया की नाजुक कमर के आसपास लिपट चुके थे। वह ज़ोर से प्रिया को अपनी बाहों में भी झुका था और अपने सीने पर रखे उसके सिर को अपने होठों से छू लिया। जब प्रिया रोते हुए बोली, आपने कहा था आप मुझे तलाक दे देंगे। मैं बहुत डर गई थी। मैं आपसे तलाक लेकर हमेशा के लिए आपसे दूर होना नहीं चाहती थी। मैंने कहा था ना आपसे, आप मुझे अच्छे लगते हैं। वह बात मेरे बचपन की नहीं थी, वह बात मैंने दिल की गहराइयों से कही थी। पता नहीं कब और कैसे आप मेरे दिल में बसने लगे थे। उस समय मैं इस एहसास को कोई नाम न दे सकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे एहसास हो रहा था कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। उस समय मुझे लगा था कि मौसी की मौजूदगी में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 2 दिन बाद मुझे मीरा दीदी ने बताया कि मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही तो मैं डर गई थी। मुझे पता था अब आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन मीरा दीदी ने मुझे संभाल लिया, अपने घर में पनाह दी। पता नहीं उन्होंने मौसी से क्या वादा किया था कि वह मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गई थी। मीरा दीदी ने तो मुझे यही बताया था कि मैंने बड़ी मालकिन से वादा किया है, हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। तो अब आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर उन्होंने और उनके पति ने मेरे लिए आपकी नौकरी तक छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी कर ली। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे फिर से ढूंढ लेंगे। भगवान के लिए आरव, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। इन 4 सालों की जुदाई में मैंने आपके बिना बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। इसके अलावा मैं मौसी की आखिरी इच्छा को भी अधूरा नहीं देख सकती। वो मेरी माँ जैसी थी, मेरा सब कुछ थी। प्रिया की रोती हुई आवाज़ सुनकर आरव की आंखें भी नम हो गईं और फिर वह 30 साल का मजबूत इंसान एक 20 साल की लड़की के सामने टूट कर बिखर गया। जिस दिन उसकी अम्मी का निधन हुआ था वह खुलकर नहीं रो सका था, लेकिन आज प्रिया की बातें सुनकर वह पूरी तरह टूट चुका था और उसी पल एक 20 साल की मासूम लड़की ने अपने पति को संभाल लिया। अपने पैरों पर ऊंचा होते हुए उसने आरव के माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस नरम एहसास पर आरव का दिल नए जज्बात से भरने लगा। आंखों में मोहब्बत की चमक और रोशन हो गई। वह लड़की आज उसकी बाहों में थी जिसके लिए वह पिछले 4 साल से तड़प रहा था। अचानक ही उसने प्रिया के नरम होठों की नरमी चुराई। प्रिया शर्म से उसकी बाहों में लिपट गई। वो शर्माई लजाई सी लड़की उसके दिल का चयन थी, सुकून थी, जिसे वह अब खुद से दूर नहीं करना चाहता था। बहुत ही नरमी से उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उठाकर अपने बेडरूम में ले गया। वो बेडरूम जो पिछले 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रिया के आने का इंतज़ार कर रहा था, और आज वह बेडरूम प्रिया की खुशबू से महकने लगा था। कहते हैं कि इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन जब वह सही वक्त पर अपनी गलतियों का एहसास कर ले तो भगवान भी उसे माफ़ कर देता है। अगर आरव को सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास न हुआ होता तो वह प्रिया जैसी मासूम सी परी को हमेशा के लिए खो देता, जिसने अपनी मोहब्बत से आरव की ज़िंदगी को गुलजार कर दिया था। आरव को उसके वजूद में सुकून मिलता था और यह सुकून वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह हर पल अपने भगवान का धन्यवाद करता था कि उसकी अम्मी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया था और प्रिया को सामने पाकर उसे अपनी अम्मी